आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, उसका अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। और आज की क्लास में हम इसी पुस्तक प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है उसमें ब्रिटेन के संविधान का हम अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ब्रिटिश संविधान के स्रोत, विशेषताएं और महत्व। इन तीन चीज़ों का आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ब्रिटेन का संविधान। इसमें जो अपने आज की क्लास में जो तीन प्रमुख जो बिंदु लिए हैं ब्रिटिश संविधान के स्रोत, विशेषताएं और महत्व। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रिटिश संविधान के स्रोत। ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और इस क्रम में अनेक तत्वों ने सहायता दी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान आज जिसको हम जिस रूप में देख रहे हैं, उस ब्रिटिश संविधान को के मतलब साधन क्या है, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान जो आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, जिस रूप में वो तैयार हुआ है, उसमें किन तत्वों ने सहायता दी है। यानी वो कौन कौन से तत्व हैं जो हमें ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ब्रिटिश संविधान को वैसे तो हमें दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक लिखित स्रोत है और दूसरा है अलिखित स्रोत। लेकिन अध्ययन सुविधा की दृष्टि से हमने इसमें ये 6 पॉइंट मुख्य बनाए हैं, जिसमें से 5 पॉइंट है वो लिखित के शुरुआत के, और जो छठा पॉइंट है वो अलिखित स्रोत की श्रेणी में आता है। तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश संविधान के स्रोत में सबसे पहले है संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से संवैधानिक समझौतों व आज्ञापत्रों का विशेष महत्व है। इनके द्वारा राजा के अधिकार सीमित हुए हैं और धीरे धीरे प्रजातंत्र की स्थापना हुई है। यानी इस प्रकार के अनेक समझौते आज्ञापत्रों में प्रमुख ही ये हैं। यानी यदि हम ब्रिटिश संविधान का इतिहास देखें तो ब्रिटिश संविधान के इतिहास के अंतर्गत ऐसे संवैधानिक समझौते और आज्ञापत्र हुए हैं जिनके द्वारा जो ब्रिटिश का जो राजा है उसके अधिकार सीमित हुए हैं और धीरे धीरे लोकतंत्र की दिशा में कदम है वो आगे बढ़े हैं। अब वो समझौते और आज्ञापत्र कौन कौन से हैं, तो ये प्रमुख 3 महत्वपूर्ण समझौते और आज्ञापत्र हैं। सबसे पहला है वृहत अधिकार पत्र। अब देखो, वृहत अधिकार पत्र यह सन 1215 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया और इसके द्वारा राजा की जो निरंकुश जो शक्ति थी वो सीमित हुई और सामंतों व जनता को कुछ ही सीमित अधिकार मिले थे। किसके द्वारा? इस वृहत अधिकार पत्र के द्वारा। यानी इसे स्वीकार कब किया गया? 1215 में। और इसके द्वारा राजा की जो निरंकुशता थी, जो उसकी निरंकुश शक्ति थी, वो सीमित हुई और सामंतों और जनता को कुछ अधिकार मिले थे। उसके बाद में याचना पत्र आता है। तो याचना पत्र है, इसको 1628 ईस्वी में स्वीकार किया गया और इस अधिकार याचना पत्र के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि भाई प्रतिनिधित्व के बिना करने, यानी बिना कहने वाला कि बिना जनता की सहमति के बिना किसी प्रकार का कोई कर है वो जनता के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, इस बात को स्वीकार किया गया। तीसरा आता है अधिकार पत्र। तो 1689 ईस्वी के अंतर्गत अधिकार पत्र को स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा जो राजा की जो निरंकुशता थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और जो संसद थी वो सर्वोच्च बन गई। यानी संसद को सर्वोच्च बनाया गया और राजा की जो निरंकुशता थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि आज जो ब्रिटिश जो संविधान है उसको उसमें संवैधानिक समझौते व आज्ञापत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून। समय समय पर संसद ने ऐसे कानूनों का निर्माण किया है जिन्होंने ब्रिटिश संविधान के निर्माण में अत्यधिक मदद दी है। इन कानूनों के द्वारा राजा की शक्ति सीमित हुई है। मताधिकार, निर्वाचन प्रणाली, दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों तथा नागरिक सेवा के अधिकार व कर्तव्य भी निश्चित हुए हैं। अब देखो, कहने का मतलब है कि संसद के द्वारा ऐसे संवैधानिक कानून भी समय समय पर पारित किए गए हैं जिनके द्वारा, उन कानूनों के द्वारा जो राजा की शक्ति है वो सीमित हुई है और लोकतंत्र की दिशा में आगे पहल हुई है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा पारित किए गए प्रमुख कानून। देखो, वो कानून कौन कौन से हो सकते हैं?
जैसे 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम है, 1832, 1867, 1884 और 1701 का उत्तराधिकार कानून। यानी ये ऐसे कानून ये हैं जिनके द्वारा संसद ने उन कानूनों को पारित किया है और जिन्होंने जो राजा की जो शक्ति है उसको सीमित किया है और लोकतंत्र की दिशा में कदम आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णयों के द्वारा विभिन्न चार्टर एवं अधिनियमों की व्याख्या की गई है और उनका प्रभाव क्षेत्र निश्चित एवं स्पष्ट किया गया है। यानी ब्रिटेन के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा जारी किए गए ऐसे चार्टर और अधिनियम, यानी ऐसे चार्टर और अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार की ओर से बनाए गए थे, लेकिन न्यायालय के द्वारा उनकी व्याख्या की गई और उनका प्रभाव कितना हो सकता है, उनका जो दायरा है वो भी निश्चित किया गया और उसको पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। जैसे हम कह सकते हैं कि लीच बनाम मनी विवाद, बुशेल विवाद, यानी आदि ऐसे विवाद ये हैं जिनको न्यायालय ने जिनकी व्याख्या की और उनका जो प्रभाव है वो एक निश्चित मात्रा के अंतर्गत उस प्रभाव को सीमित किया था। अगला है सामान्य विधि। सामान्य विधि की व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे कानून आते हैं जो अत्यंत पुरानी प्रथाओं और रिवाजों पर आधारित होते हैं और जिन्हें न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो देखो, सामान्य विधि के अंतर्गत वो कानून आते हैं जो किस आधारित होते हैं, जो पुराने जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर आधारित होते हैं और लंबे समय से उनका समाज में चलन होने के कारण न्यायालय के द्वारा उनको स्वीकार भी किया गया है। और फिर धीरे धीरे देखो, वो जो पुरानी जो परंपराएं थी, जो रिवाज थे, जब न्यायालय ने उनको स्वीकार कर लिया तो वो एक तरह से कानून बन गए थे। पहले क्या थे? पहले वो एक रीति रिवाज और परंपरा थी। जब उसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तो वो एक कानून की तरह है, समाज में काम में लिए जाने लगे। तो सामान्य विधि है वो भी ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत के रूप में मानी जाती है। अगला अपना पॉइंट है संवैधानिक टीकाएं। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है और उसका एक बड़ा भाग है वो अलिखित है। देखो विद्यार्थी, एक तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है? अलिखित है। यानी थोड़ा बहुत लिखित है, लेकिन उसका एक बड़ा जो भाग है वो अलिखित है, इसलिए ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान ही कहा जाता है। अतः संविधान को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने कई प्रकार की टीकाएं भी लिखी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान है वो लिखित नहीं है, ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, उसका एक बड़ा भाग है वो अलिखित है, इसलिए संविधान को स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों ने अनेक प्रकार की टीकाएं लिखी है। टीकाएं हम कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने किसी व्यवस्था के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी दी है, मतलब उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट की है। तो वो भी क्या है? वो भी ब्रिटिश संविधान का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। अब वो टीकाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे एनसन की संविधान की विधि व लोकाचार, ये एक प्रमुख टीका है। और डायसी की संविधान की विधि और बेजहोट जो विद्वान है उसकी इंग्लैंड का संविधान। यानी ये ऐसी टीकाएं हुई हैं जिन टीकाओं का जो ब्रिटिश संविधान है उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए इन टीकाओं का सहारा लिया जाता है। यानी ये जो संवैधानिक टीकाएं हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान है ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत। और इन टीकाओं का जब भी संविधान की व्याख्या की जाती है, संविधान के अंतर्गत जो नियम है उनको स्पष्ट किया जाता है, तो इन संवैधानिक टीकाओं का सहारा लिया जाता है। अगला आता है फिर पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं, चलन व अभिसमय। ये जो छठा पॉइंट है यह अलिखित की श्रेणी में आता है। ऊपर जो हमने 5 पॉइंट पढ़े थे वो लिखित की श्रेणी में आते हैं। तो ब्रिटिश संविधान का जो अगला जो स्रोत है वो है पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं, चलन व अभिसमय। इन्हें हम संविधान का अलिखित भाग भी कह सकते हैं। ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख जो परंपराएं हैं वो ये हैं। अब देखो, ये कौन सी परंपराएं? जब पहले जो परंपरा चली आ रही थी, जैसे संसद का एक वर्ष में एक अधिवेशन जरूरी बुलाया जाता है। कहने का मतलब कि ये बात लिखित में कहीं नहीं है, लेकिन यह एक परंपरा बन गई है कि संसद का एक वर्ष में एक अधिवेशन जरूर बुलाया जाता है। राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को स्वीकार करता है। लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक सदन की स्वीकृति के बिना
कोई कर है वो नहीं लगाया जाता है। तो देखो ये एक तरह से ये ब्रिटेन के अंतर्गत चलन है, हम कह सकते हैं ये परंपराएं हैं, ये एक तरह से दृष्टांत हैं जो कि कहीं लिखित रूप में नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत ये परंपराएं इतने अधिक चलन में हो गई है कि लोग इनका पालन करते हैं, सरकार भी इनका पालन करती है। जैसे हमने देखा कि एक वर्ष में एक अधिवेशन का बुलाया जाना अनिवार्य है, राज्य है वो मंत्रिमंडल के परामर्श को स्वीकार करता है, लोक सदन में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्य के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और लोक सदन की स्वीकृति के बिना कोई करे नहीं लगा जाता। तो ये देखो जो सारी ये जो प्रक्रिया है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये लोकतंत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत अब देखो ये जो चलन है ये कहाँ से आए, क्योंकि ये प्राचीन समय से पुराने समय से ब्रिटेन के अंतर्गत इन लोग हैं वो इनका पालन कर रहे हैं और इनका एक तरह से वो अभ्यस्त हो गए। तो पूर्व दृष्टांत प्रथाएं चलन और अभ्यास में इनका भी ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये 6 प्रमुख पॉइंट थे किसके, ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत। तो ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत है। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्र, संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि, संवैधानिक टीकाएं, पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं चलन व अभिसमय, ये प्रमुख 6 ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। तो ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले आती है आधुनिक संविधानों में सर्वाधिक प्राचीन, यानी वर्तमान विश्व के सभी जो संविधान है, सभी देशों के संविधान है, उनकी तुलना में ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का इतिहास रोमन दासता से मुक्ति के बाद, रोमन दासता से मुक्ति के बाद में यह 450 ईस्वी से शुरू होता है। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व के सभी संविधानों में सबसे प्राचीन संविधान है। रोमन दासता से मुक्ति के बाद में जो ब्रिटेन का संविधान है यह 450 ईस्वी से शुरू होता है और उस समय से आज तक ब्रिटेन का संविधान है वो लगातार विकसित हो रहा है, मतलब नई नई बातें उसमें जुड़ रही है, जो नई नई जो अच्छी बातें वो इसमें जुड़ रही है। तो यदि हम सभी देशों की तुलना करें, जैसे हम तुलना करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, जापान की, भारत की, फ्रांस की, यानी आदि जो संविधान है, आदि देशों जो संविधान है, उन देशों के संविधान में ये सबसे पुराना संविधान है। किसका, ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है और 450 ईस्वी से इस संविधान की शुरुआत मानी जाती है। तो पहली विशेषता यह है कि आधुनिक संविधान में सर्वाधिक प्राचीन संविधान है ब्रिटेन का संविधान। दूसरा है विकसित संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है और अन्य राज्यों के संविधानों की तरह इसका निर्माण नहीं किया गया। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के संविधानों की रचना उनसे संबंधित संविधान सभाओं के द्वारा की गई है, किंतु ब्रिटेन के जो संविधान है उसकी रचना वो किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं की गई है। ब्रिटेन के संविधान का विकास सन 450 ईस्वी से शुरू होता है और आज तक यह इसका विकास क्रम बना हुआ है। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन का संविधान है वो विकसित संविधान है। बाकी देशों की यदि हम तुलना करें तो बाकी सभी देशों के जो संविधान है वो लिखित रूप में है, उनका एक संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, जबकि ब्रिटेन का संविधान का ऐसी किसी भी संविधान सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। अगला हम विशेषता देखते हैं ब्रिटिश संविधान की, अलिखित संविधान। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं किया गया है और इसकी कोई लिखित प्रति नहीं है। कहने लिखित प्रति मतलब इसका कोई लिखित इसकी कोई किताब नहीं है जिसके आधार पर हम देख सकें कि भाई ये ब्रिटेन का संविधान है। तो ब्रिटेन के संविधान में लिखित अंश की तुलना में अलिखित बहुत अधिक है। लिखित की तुलना में अलिखित है वो बहुत अधिक भाग है और इस भाग का संवैधानिक महत्व भी बहुत अधिक है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं किया गया है और इसकी कोई लिखित प्रति नहीं है और इसका जो अधिकांश भाग है वो क्या है, अलिखित है, और जो अलिखित भाग है उसका भी संवैधानिक महत्व बहुत ही अधिक है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के लिखित अंश के रूप में संवैधानिक समझौते हैं, आज्ञा पत्र है, संसदीय कानून है, न्यायिक निर्णय आदि मौजूद हैं, लेकिन उसके अलिखित अंश के रूप में पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं और अभिसमय, जैसा कि हमने
जो ब्रिटिश संविधान के स्रोत थे उसके अंतर्गत जो हमने छठा पॉइंट देखा था, कौन सा, पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं और अभिसमय, तो ये ब्रिटिश संविधान का अलिखित भाग है और इसका भी ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्व है। अगली विशेषता है एकात्मक संविधान, यानी ब्रिटिश जो संविधान है वो एकात्मक है, यानी उसकी जो प्रकृति है वो एकात्मक संविधान लिए रखती है। और यह ब्रिटेन में, यानी जो ब्रिटिश जो संविधान है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन की स्थापना करता है। यदि इसका हम सरल अर्थ में देखेंगे एकात्मक संविधान का मतलब क्या है, तो ब्रिटेन में शासन की जो संपूर्ण शक्ति का जो निवास है वो केंद्र में है और वह सभी विषयों में पूरे राज्य पर शासन करता है और संपूर्ण देश के लिए कानून बनाता है। यानी कहने का मतलब कि ब्रिटेन के अंदर जो शासन की शक्ति है वो केवल एक जगह केंद्रित है, यानी केंद्र में है और केंद्र के द्वारा ही पूरे देश के अंतर्गत शासन चलाया जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देने के लिए इंग्लैंड में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, यानी स्थानीय स्वायत्त जो शासन संस्थाएं, यानी लोकल स्तर पर भी लोकल बॉडीज हैं, संस्थाएं, वो भी काम करती है, लेकिन वो शक्तियां कहाँ से प्राप्त करती है, वो केंद्र से प्राप्त करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है वो एकात्मक संविधान का रूप ही लिए हुए है। अगली विशेषता है लचीला संविधान। ब्रिटेन में का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, यानी ब्रिटिश संविधान है वो लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। संसद अपने साधारण बहुमत से साधारण कानून बना सकती है और इसी प्रकार वह अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने के तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। संसद में साधारण बहुमत के कानून बना सकता है और इसी प्रकार वह अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन भी कर सकता है। तो लचीला संविधान का मतलब यह कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो भी संविधान में जो नियम हैं, जो उपबंध हैं, उनके अंतर्गत आसानी से बदलाव हो सकता है, यानी साधारण बहुमत से। यदि संसद में जो कुल सदस्य हैं यदि उसमें से 50% यदि उसमें उपस्थित हैं तो भले वो चाहे संविधान में संशोधन का मामला हो चाहे साधारण कानून बनाने की बात हो, यानी दोनों में से चाहे कोई सा ही हो, चाहे साधारण कानून बनाने की बात हो या संविधान में संशोधन की बात हो, यानी दोनों ही प्रकार के संशोधनों में जो ब्रिटिश संसद है वो आसानी से उसमें संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ब्रिटिश जो संविधान है वो लचीला संविधान है। अगला जो पॉइंट है ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अगली जो विशेषता है वो है संसद की सर्वोच्चता, यानी ब्रिटिश जो संविधान है उसके अंतर्गत संसद को सर्वोच्च माना गया है। यानी कौन सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद संवैधानिक, साधारण, वित्तीय आदि सभी प्रकार के कानून बनाने में सक्षम है। वह संवैधानिक समझौतों, आज्ञापत्र, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि परंपराओं आदि को रद्द कर सकती है या उनमें संशोधन या बदलाव कर सकती है। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के अंतर्गत संसद है उसको सभी प्रकार के मामलों में असीमित शक्ति प्राप्त है, यानी चाहे साधारण कानून की बात हो, चाहे वित्तीय कानून की बात हो, चाहे संवैधानिक कानून की बात हो, उनमें सभी प्रकार के जो कानून हैं उनमें वो संशोधन करने या उनको रद्द करने की शक्ति रखती है। वह संवैधानिक समझौते से आज्ञापत्र है, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि परंपराओं आदि को रद्द भी कर सकती है और उनमें आंशिक संशोधन भी कर सकती है। अगली जो संवैधानिक विशेषता है ब्रिटिश संविधान की विशेषता वो है मिश्रित शासन प्रणाली। मिश्रित शासन प्रणाली का मतलब ये है कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो मिश्रित शासन प्रणाली की स्थापना करता है। ब्रिटिश संविधान में शासन के अग्रलिखित रूप पाए जाते हैं। तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो उसमें शासन है उसके 3 रूप आ जाते हैं। कौन कौन से हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। यानी ये तीनों जो शासन के जो रूप है वो हमें ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले है राजतंत्र। तो राजतंत्र है ये राजपद की व्यवस्था करता है, यानी ब्रिटिश संविधान में राजपद की व्यवस्था करता है। राजा या रानी का जो पद है वो आनुवंशिक है और उसे राज्य का अध्यक्ष ही माना जाता है। तो राजतंत्र के अंतर्गत यानी एक तरफ तो हमें क्या देखने मिलता है, ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजतंत्र देखने को मिलता है, उसमें राजा की व्यवस्था की गई है, राजा का जो पद है वो वंशानुगत है और राज्य का उसको अध्यक्ष ही माना गया है। तो उसका जो पद है, राजा जो पद है वो पद के साथ गौरव और सम्मान से जुड़ा हुआ है। दूसरा आता है फिर देखो कुलीन तंत्र। तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत
जो लाट सभा है वो कुलीन तंत्र का प्रतीक बनाती है। कुलीन का मतलब कि जो संपन्न वर्ग है। तो ब्रिटिश संविधान जो लाट सभा है वो कुलीन तंत्रीय संस्था है। इसके प्राय सभी सदस्य वो कुलीन वर्गीय है, अथवा हम कह सकते हैं कि धनाढ़ है, यानी पैसे की दृष्टि से बहुत संपन्न है। और लाट सभा की जो सदस्यता है वह मुख्यतः आनुवंशिक आधार पर प्राप्त होती है। तो देखो कुलीन तंत्र आ गया। कुलीन तंत्र का मतलब है कि एक ऐसा वर्ग है जो कि धनाढ़ है, जो संपन्न वर्ग है, उन सदस्यों को मिलाकर के जो बनाई गई संस्था है वो होती है कुलीन तंत्र। और तीसरे देखो है लोकतंत्र। ब्रिटेन में आम चुनाव, लोक सदन, मंत्रिमंडल यानी आदि व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ब्रिटेन में जैसे आम चुनाव है, लोक सदन यानी जैसे आज भारत में लोकसभा है वैसे वहाँ पर क्या है, लोक सदन है, और मंत्रिमंडल है, आदि प्रजातंत्रीय व्यवस्थाएं। तो ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये लोकतंत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो ब्रिटेन में हमें मिश्रित शासन प्रणाली देखने को मिल रही है। कौन कौन सी, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा का पद की व्यवस्था की गई है जो कि केवल नामात्र का है वहाँ पर। कुलीन तंत्र जो एक लाट सभा है जो कुलीन तंत्र को प्रदर्शित कर रही है, जिसके अंतर्गत कुछ धनाढ़ लोगों को मिला करके ये संस्था बनाई गई है। तीसरी तरफ हमें लोकतंत्र भी देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, लोक सदन की व्यवस्था है, मंत्रिमंडल है, उसकी व्यवस्था है। तो ये किसके लक्षण है, ये प्रजातंत्र के लक्षण या प्रजातंत्र की व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत हमें मिश्रित शासन प्रणाली देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटेन के अंतर्गत हमें जो ब्रिटिश संविधान है उसके सिद्धांत और व्यवहार में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। अब देखो वो क्या है, ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वह है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ संसदीय लोकतंत्र है। यानी एक तरफ तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र है, यानी राजा है उसका पद है वो वंशानुगत है, यानी राजा के खत्म होने के बाद में उसकी जो संतान है वो ही राजा के पद पर विराजमान होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे अपने हम देखा कि आम चुनाव की व्यवस्था है, लोक सदन की व्यवस्था है, मंत्रिमंडल है, आदि व्यवस्थाएं जो कि इसको प्रदर्शित करती हैं, जो कि लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे सिद्धांत में दिखता कुछ है और वास्तव में वहाँ है कुछ नहीं, और जो है वो हमें दिखता नहीं है। अगला अगली विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन की धारणा में ये तीन प्रमुख ही तथ्य, कानूनी तथ्यों को ब्रिटेन के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। जैसे शासन का आधार शासक वर्ग की इच्छा नहीं होता है बल्कि कानून होता है। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं। संवैधानिक सिद्धांत है वो न्यायिक निर्णय की देन है। ये तीन प्रमुख ही जो वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं इस बात को प्रदर्शित करती है कि ब्रिटेन के अंतर्गत विधि का शासन है, यानी कानून का शासन है। कानून है वो सबसे ऊपर है। तो ब्रिटेन में न्यायालयों ने तो विभिन्न मुकदमों में जो निर्णय देते हैं उसके आधार पर संवैधानिक सिद्धांत भी तय हो गए हैं। न्यायाधीशों के जो न्यायिक निर्णयों द्वारा राजा, संसद, मंत्रिमंडल, प्रशासन आदि के जो कार्य क्षेत्र है उसको भी निश्चित किया गया है। और वहाँ के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसको भी वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार और जो स्वतंत्रता है उसको यदि उसके ऊपर हनन होता है तो न्यायालय है वो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई ब्रिटेन के अंतर्गत यानी विधि का शासन है उसको महत्व दिया गया है। विधि है वो मतलब सर्वोपरि है। चाहे चाहे राजा हो या प्रजा हो, सभी विधि के कानून से या विधि से बंधे हुए है। कोई भी विधि से ऊपर नहीं जा सकता है। जैसा कि हमने देखा इसमें तीन पॉइंट हैं। शासन का जो आधार है वो शासक वर्ग की इच्छा नहीं वरन कानून होता है, यानी राजा है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि सभी व्यक्ति व कानून के समक्ष वो समान होते हैं। और संवैधानिक जो सिद्धांत है वो न्यायिक निर्णयों की देन है, यानी संविधान के अंतर्गत जो भी निर्णय दिए गए हैं वो सारे न्यायालयों के द्वारा सुनाए गए ही निर्णय है, बाद में वो कानून बन गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत विधि के जो शासन है, जो व्यवस्था है, उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया। अगली विशेषता है नागरिकों के मौलिक अधिकार। नागरिकों के मौलिक अधिकार तो सभी लोकतांत्रिक देशों के लिखित संविधानों में हमें नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जो ब्रिटेन का संविधान है उसके अंतर्गत भी जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो 1689 का जो अधिकार पत्र था उसके द्वारा अनेक
उसके द्वारा अनेक जो नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, उनको स्वीकार किया गया है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार था, संसद जो शस्त्र धारण करने का अधिकार है, संसद को शिकायत भेजने का अधिकार है, यानी आदि जो ऐसे अधिकार थे वो मैंने बहुत ही पहले 1689 में भी इन बातों को स्वीकार कर लिया गया था। और आज आज ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सामान्य विधि के द्वारा, सामान्य कानून के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। यानी ब्रिटिश संविधान है वो कानून बना करके ब्रिटेन के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर रखा है। जैसे भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने व संघ बनाने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता है। यानी आदि ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश संविधान ने नागरिकों को प्रदान किए। अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, वो है द्विदलीय प्रणाली। यानी ब्रिटेन के अंतर्गत यदि हम लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन में राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत 2 से अधिक पार्टियां भी हैं, यानी वहाँ पर लगभग 6-7 राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल है, लेकिन मुख्यतः जो वैल्यू है वो केवल 2 दलों की रही है वहाँ पर। जैसे हम कह सकते हैं कि अतीत में यदि हम बहुत प्राचीन में जाएं तो वहाँ पर व्हिग और टोरी ये 2 दल प्रमुख थे। उसके बाद में उदार और अनुदार दल प्रमुख थे। और आज यदि हम देखें तो वहाँ पर 2 दल प्रमुख हैं, मजदूर दल और अनुदार दल, ये 2 प्रमुख ही दल हैं। तो हालांकि ब्रिटेन के अंतर्गत 6-7 दल की है व्यवस्था है, लेकिन जो प्रमुख प्रभाव है वो केवल 2 दलों का। ऐसा लगता है कि वहाँ पर केवल 2 ही दल हैं। तो आज जो जिन 2 दलों का प्रभाव है वो है मजदूर दल और अनुदार दल। अगली विशेषता है संसदीय कार्यपालिका, या हम कह सकते हैं कि संसदात्मक कार्यपालिका। यह भी ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राज्य है ना वो नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है, और मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। यानी राजा है वो नाम मात्र की कार्यपालिका, राजा में निहित है, उसके पास शासन की सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि जो शासन की जो वास्तविक जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। तो इस प्रकार यानी संसदात्मक कार्यपालिका को वहाँ पर स्थान दिया गया है। अगली जो विशेषता है वह है शक्तियों का संयोग व पृथक्करण। ब्रिटेन में शासन के विभिन्न अंगों के बीच उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग व सीमित पृथक्करण पाया जाता है। उदाहरण के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, और मंत्रिमंडल कार्यपालिका विधायी शक्तियों का प्रयोग भी करता है, किंतु मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी रहकर ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल नामक जो संस्था कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों के उत्तरदायित्वपूर्ण संयोग यानी केंद्रीकरण का उदाहरण है। फिर भी ब्रिटेन में न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यद्यपि ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार तो नहीं है, किंतु वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो अनुचित प्रभाव हैं उनसे मुक्त या स्वतंत्र होकर के कार्य कर सकती है। यानी वैसे तो हमें देखो कार्यपालिका व्यवस्थापिका हमें एक ही लगती है कि दोनों एक हैं और दोनों अपने अपने दायरे में रहकर के काम करती है। फिर भी वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी जांच कर सकती है और उनसे स्वतंत्र होकर के कार्य भी कर सकती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो वहाँ पर जो बाकी शासन के जो 2 अंग हैं उनसे क्या है, उनसे पृथक है। तो वहाँ पर देखो शक्तियों का संयोग है। यानी वैसे तो हमें लगता है कि तीनों ये मतलब मिलजुल के काम करती है, और वैसे उनमें जो शासन की जो शक्तियाँ उनमें पृथक्करण भी पाया जाता है। तो ये थी विद्यार्थियों हमें जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश शासन, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के प्रमुख ही विशेषताएं। तो ये ब्रिटिश संविधान की प्रमुख ही विशेषताएं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है उसका महत्व क्या है। इसमें मैंने केवल पॉइंट लिखे हैं, उसकी इन पॉइंट की थोड़ी सी जो व्याख्या है वो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले ब्रिटिश संविधान के महत्व में आता है एकमात्र अलिखित संविधान। एकमात्र अलिखित संविधान वर्तमान काल में सभी देशों में लिखित संविधान है। यदि हम देखें तो भारत, जापान, श्रीलंका,
स्विट्जरलैंड, यानी जितने भी जो देश हैं उन सब में लिखित संविधान है, लेकिन एकमात्र ब्रिटेन का संविधान ऐसा है जो कि अलिखित संविधान है, यानी कहीं भी वो लिखा नहीं हुआ। या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान का जो अधिकांश जो भाग है ना वो क्या है, अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है, इसलिए ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। दूसरा आता है देखो विकासशील संविधान। वर्तमान काल में सभी देशों के जो संविधान है वो निर्मित संविधान है, यानी बनाए गए हैं, किंतु ब्रिटेन का जो संविधान है वो मूलतः एक विकसित संविधान है। कहने का मतलब है कि वो पहले भी बनाया हुआ नहीं था, उसमें जो भी नई नई बातें वो समय के अनुसार जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है वैसे नई नई बातें वो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ही जुड़ती जाती हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकासशील संविधान की श्रेणी में आता है। तीसरा है प्राचीनतम व प्रेरणादायी संविधान। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे प्राचीन संविधान है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि 450 ईस्वी से ब्रिटेन का संविधान है वो उसकी शुरुआत ही हो जाती है, किंतु इसका विशेष महत्व यह है कि इसने अन्य राज्यों की जनता को संवैधानिक शासन स्थापित करने की प्रेरणा भी दी है। अब जैसे देखो भारत और जो बाकी जो देश हैं उन्होंने ब्रिटिश संविधान से प्रेरणा लेते हुए, यानी उसके अंतर्गत कौन कौन सी जो अच्छी बातें हैं उनको अन्य देशों ने अपने संविधान के अंतर्गत शामिल किया है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ब्रिटेन का संविधान है ये सबसे प्राचीन संविधान है और दूसरे देशों के संविधान के लिए उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में भी काम किया है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र है, संसदीय प्रणाली है, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, विधि का शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी ये जो सारी जो आज भारतीय संविधान और जो बाकी के संविधान देशों के संविधान में देखने को मिलती है ये ब्रिटिश संविधान से कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिली है इनके बारे में। अगला है ब्रिटिश दलीय पद्धति। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ब्रिटिश जो द्विदलीय पद्धति है वो एक आदर्श मानी जाती है। इसी प्रकार ब्रिटिश राजनीतिक दलों का संगठन, अनुशासन और कार्य पद्धति भी अनेक राज्यों के राजनीतिक दलों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। अगला आता है देखो ब्रिटिश रीति रिवाज। ब्रिटिश संविधान के अनेक उपयोगी रीति रिवाज और अन्य राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं, यानी ब्रिटेन के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको भी अन्य देशों के संविधान है उनको स्वीकार करते हैं। जैसे कानून निर्माण है, बजट निर्माण है, कमेटी व्यवस्था है, स्पीकर है आदि आदि। ये क्या थे, ब्रिटेन में कहीं लिखित नहीं थे, ये ब्रिटेन के अंतर्गत एक परंपरा के रूप में विकसित थे जो बाकी देशों के लिए भी ये प्रेरणा के रूप में काम करते रहे। अगला है विद्यार्थियों, अगला महत्व है स्थानीय स्वशासन। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और जिसके अंतर्गत जो सारी शक्तियाँ हैं वो एक जगह यानी एक शक्ति के अंतर्गत केंद्रित होते हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत जो स्थानीय जो स्वशासन संस्थाएं उनको भी प्रजातंत्र की वास्तविक शक्ति माना गया है। कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि भाई ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है तो ब्रिटेन में स्थानीय बॉडीज़ नहीं है, लोकल बॉडीज़ नहीं है, यानी वहाँ पर लोकल संस्थाएं भी हैं और वो संस्थाएं भी काम करती है वहाँ पर। इसका मतलब है कि जो स्थानीय शासन है वो किसका उदाहरण है, वो प्रजातंत्र का उदाहरण है। तो ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत हमें स्थानीय स्वशासन की जो धारणा है वो भी देखने को मिलती है। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा। यानी पूंजीवाद व समाजवाद के सैद्धांतिक विवाद से बच करके ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया गया। यानी लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है यह प्रजातंत्र और आर्थिक प्रजातंत्र को विकसित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था आज की अपनी क्लास के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और ब्रिटिश संविधान का महत्व क्या है, ये आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो विद्यार्थियों यदि आज की क्लास के अंतर्गत जो हमने पढ़ा है मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आज क्लास में पढ़ाया हुआ मेरा कंटेंट यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।